आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स ऑटोमेशन आपकी हर तरह की जॉब्स को ओवरटेक कर रहे हैं और इंसानों के लिए एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो चुका है। तो वो जो इंडिविजुअल लिबर्टी, फ्रीडम, आज़ादी का कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म होता जा रहा है। आज आप कोई भी डिसीजन फ्रीली नहीं ले सकते। आज जो एक इंसान की प्राइवेसी है वो इरोड होती जा रही है। सोशल मीडिया ने आपको अपैरेंटली तो दुनिया से कनेक्ट किया, लेकिन अंदर से खोखला कर दिया, अंदर से एक इंसान को अकेला कर दिया। आज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स दुनिया का रुझान अपनी तरफ बढ़ा रही हैं और लोग मजहब से दूर होते चले जा रहे हैं। तो हरारे कहते हैं कि आपने हमेशा क्रिटिकली चीज़ों को देखना है, आपने रैशनैलिटी की अप्रोच जो है अपनानी है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अरसलान जाहिद खान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपसे नोआ हरारे की किताब 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी के ऊपर बात करने जा रहा हूं। इससे पहले मैं हरारे की किताब नेक्सस के ऊपर भी बात कर चुका हूं और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो बात करते हैं 21 लेसन्स की। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि इस किताब का कोई एक थीम नहीं है। इस किताब में 21वीं सदी में आने वाले मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजेस के ऊपर बात की गई है। जो सबसे बड़ा चैलेंज इस किताब में बताया गया है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन। इस टेक्नोलॉजी से क्या क्या दुनिया में मसाइल खड़े हो रहे हैं, क्या इनकम इनइक्वालिटीज आ रही हैं, इस पे हरारे ने तफसीलन बात की है। उसके साथ साथ बहुत से मुख्तलिफ एरियाज जैसे कि वॉर्स, नेशनलिज्म, ग्लोबलाइजेशन, दुनिया में चेंज होती हुई सिविलाइजेशंस, दुनिया में एक टाइम पर जो ट्रेडिशनल कम्युनिटीज थी वो कैसे वर्चुअल कम्युनिटीज में बदल गई, उस पर बात हुई है। उसके साथ साथ रिलीजन, सेकुलरिज्म, एजुकेशन सिस्टम एक मुल्क में और पूरी दुनिया में किस तरह होना चाहिए, क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं हमारे तालीमी निज़ाम में, और सबसे बढ़कर स्पिरिचुअलिटी, मीनिंग ऑफ लाइफ कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मेडिटेशन के ऊपर एम्फेसिस किया हरारी ने। इस किताब में अपनी मिसाल देते हैं हरारी कि मैंने ज़िंदगी का मकसद कैसे तलाश किया थ्रू मेडिटेशन। तो वैरायटी ऑफ टॉपिक्स के ऊपर आपको हरारी का थॉट मिलेगा इस किताब में। आपको कोई एक मौजू नहीं मिलेगा जिस पे हरारे मखसूस तौर पे बात कर रहे हैं। तो मैं चैप्टर वाइज वन बाय वन हरारे का थॉट आपके सामने रखता हूं जिस तरतीब से उन्होंने इस किताब में बात की हुई है। पहले चैप्टर डिसइल्यूजनमेंट में हरारे लिखते हैं कि आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, इस दुनिया में जो आइडियोलॉजी एग्जिस्ट करती है वो लिबरलिज्म है। हमें यह देखना चाहिए कि लिबरलिज्म इमर्ज कैसे हुई। वर्ल्ड वॉर 2 से पहले दुनिया में जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी वो फाशिज्म थी, जिसकी मैजोलिनी ने बुनियाद रखी और उस फाशिज्म को आगे लेकर चले एडोल्फ हिटलर। वर्ल्ड वॉर 2 हुई तो वो फाशिज्म दफन हो गई और एक नई आइडियोलॉजी ने जन्म लिया, वो थी कम्युनिज्म। और फिर अगले 30-35 साल एक कोल्ड वॉर हुई। उस कोल्ड वॉर में कम्युनिज्म को डिफीट हुई और एक नई आइडियोलॉजी उभर के आई जिसे हम कहते हैं डेमोक्रेटिक लिबरलिज्म। हरारे कहते हैं कि आज लिबरलिज्म भी क्राइसिस में है। 2008 में जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया, वो लिबरल इंस्टीट्यूशंस, IMF, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस, जिनको बनाया गया था कि आपने दुनिया के अंदर लिबरल वैल्यूज को प्रमोट करना है, इस फाइनेंशियल क्राइसिस में हमें ये फेल होते हुए दिखाई दिए। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने उस लिबरलिस्ट आइडियोलॉजी के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा किया। उसके बाद अरब स्प्रिंग रेवोल्यूशन, फिर ब्रेग्जिट का होना, फिर ट्रंप का पावर में आना और आज ट्रंप का दोबारा रिवाइव होना, ये इस चीज की गवाही देते हैं कि लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी भी आज क्राइसिस में है। तो हरारी इस चैप्टर में लिखते हैं कि हमें बजाय इसके कि अब हम लिबरलिज्म पे फोकस करें, हमें एक नई आइडियोलॉजी की तलाश में निकलना चाहिए। हमें अब नया फ्रेमवर्क बनाना चाहिए जिसके थ्रू हम दुनिया को चला सकते हैं। हमें अब नए एवेन्यूज देखने की जरूरत है, क्योंकि आइडियोलॉजीज इमर्ज होती हैं और उनको फिर डिफीट होती है और ये दुनिया का निज़ाम इसी तरह चलता आ रहा है। और अब चूंकि लिबरलिज्म का डिफीट हमें देखने को मिल रहा है, क्राइसिस हमें देखने को मिल रहा है, तो हमें अब किसी नई थॉट की तलाश होनी चाहिए। दूसरे चैप्टर में हरारे लिखते हैं कि दुनिया के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायोटेक्नोलॉजी ने एक बहुत बड़े लेवल पे जॉब्स खत्म की हैं। एक वक्त था जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया 1790 में, उस टाइम पर भी लोगों को परेशानी हुई कि हमारी जॉब्स चली जाएंगी। और हाँ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आने से बहुत सी जॉब्स गई, खत्म हुई, लेकिन उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने सिर्फ वो जॉब्स खत्म की जो फिजिकल वर्क जिसमें शामिल था, जहां इंसान मेहनत मजदूरी करता था और उस इंसान की जगह मशीन्स ने ले ली। लेकिन वो जॉब्स जहां कॉग्निटिव थिंकिंग थी, जहां आपकी कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड थी,
इमोशनल इंटेलिजेंस रिक्वायर्ड थी, आपकी एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड थी, वहां इंसान जॉब्स लेते रहे और नई जॉब्स क्रिएट होती रही। लेकिन आज जो फियर है लोगों में, वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाला फियर नहीं है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स, ऑटोमेशन आपकी हर तरह की जॉब्स को ओवरटेक कर रहे हैं और इंसानों के लिए एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो चुका है। यहां हरारे लिखते हैं कि हमें जरूरत है कि हम ऐसी तालीम हासिल करें जो हमें मदद करे कि हम कुछ अरसे के बाद अपने करियर शिफ्ट कर सकें, हम इस काबिल बन सकें कि हम टेक्नोलॉजी का फायदा उठाते हुए नई से नई जॉब्स जो है एक्वायर कर सकें। इस चीज को हरारी ने अपनी किताब में नाम दिया है टेक्नो ह्यूमनिज्म का, कि आप तभी सर्वाइव कर सकते हैं जब आप ऐसी तालीम हासिल करें जो आपको टेक्नोलॉजी ड्रिवन जॉब्स दिला सके। और एक और कॉन्सेप्ट पोस्ट वर्क इस चैप्टर में हरारी बताते हैं। पोस्ट वर्क एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हरारे कहते हैं कि एक टाइम आएगा, ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी तमाम जॉब्स को ओवरटेक कर चुकी होंगी और हमारे पास सिर्फ लेयर एक्टिविटीज बचेंगी, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज बचेंगी, कम्युनिटी इंगेजमेंट प्रोग्राम्स बचेंगे जिनको करके हम पैसा कमा सकते हैं। तो हमें आज ही ये फॉर्मल जॉब से निकलकर इन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना चाहिए और ऐसे एवेन्यूज डेवलप करने चाहिए कि हम इनसे पैसा कमा सकें। इसके बाद हरारे लिखते हैं कि वो जो इंडिविजुअल लिबर्टी, फ्रीडम, आजादी का कॉन्सेप्ट है वो खत्म होता जा रहा है। आज आप कोई भी डिसीजन फ्रीली नहीं ले सकते। आज आप सोशल मीडिया के ऊपर सिर्फ वही देखना चाहते हैं जो सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स आपको दिखाना चाहते हैं। और इस कॉन्सेप्ट को हरारी ने डेटाइज्म कहा है अपनी किताब में। आज एल्गोरिदम्स आपको डिक्टेट कर रहे हैं। आज बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट सेक्टर वो अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आपको बेच रही हैं, आपको वही कुछ दिखा रही हैं जो आप देखना चाहते हैं, आपके माइंड्स को कंट्रोल कर रही हैं। इस कॉन्सेप्ट को हरारी इन्फोविलेंस लिखते हैं अपनी किताब में। और वही कहते हैं कि आज जो एक इंसान की प्राइवेसी है वो इरोड होती जा रही है। और इसकी कंटिन्यूएशन में ही हरारे लिखते हैं कि आज इसी ऑटोमेशन ने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने दुनिया में इनकम इनइक्वालिटीज क्रिएट कर दी हैं। हरारे कहते हैं कि एक टाइम था, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, जब ज़रूरी इनकलाब आया, उस टाइम पर अमीर वो होते थे जिनके पास ज़मीनें होती थी, फ्यूडल्स, और जिनके पास नहीं होती थी वो गरीब होते थे। फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, अमीर वो थे जो मिल ओनर्स थे, जो इंडस्ट्रियों के मालिक थे, गरीब वो थे जो उन इंडस्ट्रियों में काम करते थे। रिच और पुअर में ये डिफरेंस था। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से रिच और पुअर में डिफरेंस ऐसे है कि जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास इंफॉर्मेशन है, वो अमीर है, जिसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है वो गरीब है। और जिसके पास इंफॉर्मेशन है वो उस इंफॉर्मेशन की बेस पर रूल कर रहा है पूरी दुनिया को। इसमें हरारी अमेरिका और चाइना की मिसाल देते हैं और हरारी चाइना और अमेरिका को डिजिटल डिक्टेटर कह रहे हैं। तो इन चैप्टर्स के अंदर ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो नेगेटिव पहलू हैं उनको दुनिया के सामने रखा गया है। इसके बाद आगे हरारे 3 बातें करते हैं। पहली बात वो ये कि दुनिया में एक टाइम था जब ट्रेडिशनल कम्युनिटीज बसती थीं, लोग अपने सोशल बॉन्ड्स बनाया करते थे, एक दूसरे से मिला जुला करते थे, सोशल इंटरेक्शंस होते थे। आज वो ट्रेडिशनल कम्युनिटीज वर्चुअल कम्युनिटीज में बदल गई हैं जब से सोशल मीडिया आया है। सोशल मीडिया ने आपको अपैरेंटली तो दुनिया से कनेक्ट किया, लेकिन अंदर से खोखला कर दिया, अंदर से एक इंसान को अकेला कर दिया। तो हरारे इसमें बताते हैं कि कैसे वर्चुअल कम्युनिटीज आपको अंदर ही अंदर से खत्म करती जा रही हैं और ना सिर्फ आपके इंडिविजुअल बल्कि सोसाइटल मोरल वैल्यूज हैं उनको खत्म करती जा रही हैं। फिर वो लिखते हैं कि एक टाइम था दुनिया में मुख्तलिफ सिविलाइजेशंस बसती थी, इस्लामिक सिविलाइजेशन, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, अफ्रीकन सिविलाइजेशन, कन्फ्यूशियस सिविलाइजेशन। और इसके ऊपर एक बड़ी मशहूर किताब है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन बाय सैमुअल हंटिंगटन। हरारे लिखते हैं कि आज ये तमाम सिविलाइजेशंस खत्म हो चुकी हैं और दुनिया एक सिविलाइजेशन बन चुकी है जिसे वो ग्लोबल सिविलाइजेशन कहते हैं। क्योंकि आज पूरी दुनिया के जो मसाइल हैं वो कॉमन है। पूरी दुनिया को क्लाइमेट चेंज जैसे मसाइल का सामना है, पूरी दुनिया एक इकोनॉमिक रिसेशन में है, पूरी दुनिया टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन से तंग आ चुकी है। तो पूरी दुनिया के चूंकि कॉमन मसाइल हैं तो वो कॉमनैलिटीज पूरी दुनिया को एक सिविलाइजेशन बनाती है। इसके बाद हरारे नेशनलिज्म पे बात करते हैं। हरारे कहते हैं नेशनलिज्म आज इरोड होता जा रहा है। आज दुनिया में ग्लोबल वैल्यूज बढ़ रही हैं। आज इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से दुनिया में ग्लोबल सप्लाई चेन का कॉन्सेप्ट है, दुनिया ग्लोबलाइज हो रही है। लेकिन चंद ममालिक और उन ममालिक के अंदर कुछ पॉलिटिकल लीडर्स आज भी नेशनलिज्म का नारा लगाते हैं। वो अपने पॉलिटिकल मोटिव्स अचीव करने के लिए अपने अवाम को कहते हैं कि हम अपने मुल्क को सुपीरियर बनाएंगे,
जबकि ऐसा नहीं है। आज दुनिया के अंदर नेशनलिस्ट टेंडेंसीज कम होती जा रही हैं और दुनिया एक दूसरे के साथ पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशो कल्चरली ग्लोबलाइज्ड होती जा रही है, कनेक्ट होती जा रही है। इसके बाद जो अगली बात इस किताब में हुई है वो रिलीजन के ऊपर है। हरारे जैसे अपनी किताब नेक्सस में लिखते हैं, इसमें भी सेम बात करते हैं कि आज रिलीजन इररेलेवेंट होता जा रहा है। आज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स दुनिया का रुझान अपनी तरफ बढ़ा रही हैं और लोग मजहब से दूर होते चले जा रहे हैं। और मजहब जो एक टाइम पर लोगों के सवालात के जवाब दिया करता था, आज वो जवाब साइंस एंड टेक्नोलॉजी दे रही है, जिसकी वजह से दुनिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ गामजिन है। फिर हरारे एक बहुत ही सेंसिटिव इशू उठाते हैं, वो है रिफ्यूजी क्राइसिस। हरारे कहते हैं जिन मुल्कों में जंगें चल रही हैं और उनसे लोग जान बचाकर दूसरे मुल्कों में जाकर रिफ्यूज ले रहे हैं, उनको वहां के लोकल कल्चर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उन होस्ट कंट्रीज को रिफ्यूजीज के कल्चर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तभी कल्चरल एसिमिलेशन हो सकती है, तभी वो लोग जो रिफ्यूज ले रहे हैं वहां जाकर को एग्जिस्ट कर सकते हैं उन लोगों के साथ। अदरवाइज जो यूरोप में इस टाइम पर रिफ्यूजी क्राइसिस आ रहा है, जो यूरोप के अंदर रिफ्यूजीज आने की वजह से मुख्तलिफ किस्म के मसाइल खड़े हो रहे हैं, वो आगे मजीद बढ़ते जाएंगे अगर ये मसाइल हल नहीं होते। और हरारे लिखते हैं कि इसमें दुनिया को इकट्ठे होने की ज़रूरत है और जिन मुल्कों में जंगें चल रही हैं वहाँ पर दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन करके इन तमाम लोगों को रिहैबिलिटेट करने की ज़रूरत है ताकि हम इस ग्लोबल इमिग्रेशन क्राइसिस से निकल सकें। और फिर एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात इस किताब में हरारे लिखते हैं, वो ये है कि टेररिज्म को दुनिया के अंदर बहुत एग्जैजरेट करके बयान किया गया है। टेररिज्म इतना बड़ा थ्रेट नहीं है जितना इसको दिखाया जाता है। हरारे लिखते हैं कि टेररिज्म से ज़्यादा रोज़ लोग ट्रैफिक एक्सीडेंट में मरते हैं और डायबिटीज़ से मरते हैं, लेकिन टेररिज्म को मीडिया के अंदर बहुत हाइप मिलती है और इससे जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जो इस टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में मुलविस हैं, उनको और बढ़ावा मिलता है। इतना मटेरियल डैमेज नहीं हुआ, अमेरिका को इतना नुकसान नहीं हुआ जितना अमेरिका ने उसकी हाइप क्रिएट की और उसकी बेस के ऊपर मुख्तलिफ ममालिक के अंदर मिलिट्री एक्शंस किए और उससे टेररिज्म मजीद बढ़ा। तो हरारे लिखते हैं कि हमें मीडिया के ऊपर इसको हाइप कर देने की ज़रूरत नहीं है, इसे एग्जैजरेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये इतना बड़ा मसला नहीं है जितना इसको कंसिडर किया जाता है दुनिया के अंदर। और नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर हरारे गॉड और सेकुलरिज्म के ऊपर बात करते हैं। हरारे कहते हैं कि लोग खुदा की तरफ क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं कि साइंस ने आज तक सिर्फ हाउ का जवाब दिया है। लेट्स सपोज अगर सवाल ये पूछा जाता है कि दुनिया कैसे वजूद में आई, तो साइंस बताती है कि ये दुनिया ऐसे ऐसे वजूद में आई, वो साइंटिफिक पहलुओं को बयान करती है। लेकिन ये दुनिया क्यों वजूद में आई, साइंस क्यों का जवाब, वाई का जवाब नहीं देती। और वो वाई का जवाब तलाश करने के लिए लोग खुदा की तरफ राग़िब होते हैं। तो लोग उन स्पिरिचुअल बिलीफ की तरफ जाते हैं, उस डिवाइन पावर की तरफ जाते हैं जिन पे उनका बिलीफ होता है कि ये हमें जवाब देगी। हरारे का अपना जो रिलीजियस थॉट है वो सेकुलर है। हरारे खुद को एथियस्ट कंसिडर करते हैं, वो खुदा को नहीं मानते और वो सेकुलरिज्म की बात करते हैं। लेकिन हरारे साथ ये भी कहते हैं कि सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि किसी मजहब की मुखालफत करना या किसी मजहब को ख़त्म कर देना, बल्कि वो सेकुलरिज्म को इस तरह बयान करते हैं कि सेकुलरिज्म तो दरअसल को एग्जिस्टेंस है, जहां पर एक जगह पर मुख्तलिफ बिलीफ्स के, मुख्तलिफ मज़ाहब के लोग इकट्ठे रहते हैं, पीसफुली को एग्जिस्ट करते हैं और उनके अंदर मुख्तलिफ किस्म की मोरल और एथिकल वैल्यूज़ होती हैं, लेकिन वो आपस में किसी फसाद में, किसी मसाइल में, किसी भी ऐसी चीज़ों में नहीं उलझते और वो एक साथ बहुत ही पीसफुली रहते हैं। तो सेकुलरिज्म को वो ऐसे डिफाइन करते हैं कि इसको ये मत समझें कि ये मजहब की मुखालफत है, बल्कि ये एक को एग्जिस्टेंस है जहां पर हर शख्स एक दूसरे के साथ को एग्जिस्ट कर सकता है, वो चाहे किसी भी मजहब के साथ बिलोंग करता। इसके बाद हरारे नेक्स्ट सेक्शन में 3 से 4 पहलुओं के ऊपर बात करते हैं। पहला पहलू है जस्टिस सिस्टम। हरारे कहते हैं कि दुनिया के अंदर हर मुल्क में अपना अपना जस्टिस सिस्टम है, जबकि पूरी दुनिया का एक ग्लोबल जस्टिस सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया को एक तरह के मसाइल का सामना है। इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल्स बनने चाहिए जो दुनिया के बाहमी मसाइल को हल कर सकें। जस्टिस सिस्टम के साथ साथ हरारी एजुकेशन सिस्टम के ऊपर भी बात करते हैं कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो रोट लर्निंग के ऊपर बेस करता है, वो एक आउटडेटेड सिस्टम है। हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग सिखानी चाहिए, हमें उनको स्किल सेट सिखाना चाहिए ताकि वो आने वाला जो फ्यूचर है, जो कि बहुत ख़तरनाक है ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से, उसमें वो बच्चे सर्वाइव कर सकें। और फिर वो साइंटिफिक फिक्शन की बात करते हैं। हरारे कहते हैं कि दुनिया ने साइंटिफिक फिक्शन के ऊपर बहुत रिलाई करना शुरू कर दिया है। साइंटिफिक फिक्शन किसी हद तक ट्रूथ है, लेकिन अगेन इसमें भी एग्जैजरेशन है। आप मुख्तलिफ किस्म की हॉलीवुड मूवीज देखते हैं,
अक्सर हॉलीवुड मूवीज में दिखाया जाता है कि रोबोट्स ने पूरी दुनिया को ओवरटेक कर लिया है, लेकिन उन रोबोट्स को बनाने वाली जो एक एलीट क्लास है, जो बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्टर हैं, जिन्होंने उन रोबोट्स को बनाया और बनाकर लॉन्च किया और अल्टीमेटली दे आर द बेनिफिशियरी, वो नैरो एलीट जो पैसा बना रही है और दुनिया में इनकम इनइक्वालिटीज बढ़ रही हैं, उसके ऊपर ये साइंटिफिक फिक्शन रोशनी नहीं डालती। तो हरारे कहते हैं कि आपने हमेशा क्रिटिकली चीज़ों को देखना है, आपने रैशनैलिटी की अप्रोच जो है अपनानी है, आप साइंटिफिक फिक्शन के ऊपर ज़्यादा बिलीव ना करें, आप किसी हद तक ज़रूर बिलीव करें, लेकिन उसके पीछे जो छुपी हुई स्टॉक रियलिटीज़ हैं, हमें उनको ढूंढने की और सही करने की ज़रूरत है। और आखिर में इस किताब में हरारी बात करते हैं कि ज़िंदगी का मकसद कैसे तलाश किया जाए, मीनिंग ऑफ लाइफ, ये किस तरह मिलता है। हरारे इसमें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। वो कहते हैं कि मैंने बहुत सी फिलोसॉफिकल किताबें पढ़ी, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ी, जिसमें से ज़िंदगी का मकसद तलाश करने की कोशिश की। और वो लिखते हैं कि मैं अक्सर एक काम पर जब फोकस करता था तो मेरा फोकस हट जाया करता था, मैं डी ट्रैक हो जाता था, तो मुझे समझ नहीं आती थी, मैं डीमोटिवेट होता था, मैं ये नहीं जान पाता था कि मेरे दुनिया में आने का मकसद क्या है, और अगर मैं किसी चीज़ पर फोकस कर रहा हूँ तो मेरा वो फोकस हट क्यों रहा है। बहुत सी किताबें पढ़ने के बाद भी जब उनको जवाब नहीं मिला तो उन्होंने एक रास्ता इख्तियार किया, उसे कहते हैं मेडिटेशन। और हरारे ने रोज़ 2 घंटे विपसाना मेडिटेशन शुरू की, और हरारे कहते हैं कि इस मेडिटेशन से मेरी ज़िंदगी बदलना शुरू हो गई। सबसे पहले मेरे अंदर फोकस आना शुरू हुआ, मैंने हर चीज़ को अपने टारगेट को फोकस करना शुरू किया, और आहिस्ता आहिस्ता जैसे वो बेहतर हुआ तो मुझे फील होना शुरू हुआ कि मेरी ज़िंदगी का क्या मकसद है। तो हरारे एक इंडिविजुअल को रिकमेंड कर रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर तुमने अपनी ज़िंदगी का मकसद तलाश करना है आज 21वीं सदी के अंदर, अपने आप को फोकस्ड रखना है, तो मेडिटेशन की ज़रूरत है। और कम से कम 2 घंटे हमें डेली बेसिस पे मेडिटेशन करनी चाहिए, ताकि हम अपने दिमाग को ट्यून कर सकें और अपने गोल्स पे फोकस कर सकें। तो ये एक ओवरऑल 21 लेसन्स का थॉट था जो हरारे ने अपनी इस किताब में लिखा। इसके ऊपर सबसे पहला क्रिटिसिज्म ये है, जो मैंने वीडियो के शुरू में बताया, कि इस किताब का कोई एक थीम नहीं है। ये मुख्तलिफ किस्म के 21वीं सदी के मसाइल के ऊपर हरारे अपना एनालिसिस शेयर कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि इस किताब में हरारी ने बहुत सी स्वीपिंग स्टेटमेंट्स दी हैं, जैसा कि नेशनलिज्म ख़त्म होता जा रहा है, रिलीजन इररेलेवेंट होता जा रहा है, जबकि हम देखें कि रिलीजियस टेंडेंसीज तो दुनिया के अंदर ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही हैं, नेशनल सेंटिमेंट्स दुनिया के अंदर ज़्यादा तेज़ी से फैल रहे हैं। आज दुनिया के अंदर पॉपुलिस्ट लीडर्स इमर्ज कर रहे हैं, ट्रंप का राइज, फ्रांस के अंदर मेरीने ले पेन जैसी जो एक्सट्रीम नेशनलिस्ट लीडर है वो इमर्ज कर रही है। तो यहाँ पर हरारे का ये थॉट निगेट होता है, और इसके साथ साथ हमें हरारे का अपना बायसनेस भी नजर आता है। जहां हरारे सेकुलरिज्म को लेकर बहुत ज्यादा बाइस्ड है, वो खुदा की जात को निगेट कर रहे हैं और सेकुलरिज्म पे ओवरली एम्फेसाइज कर रहे हैं। और लास्टली इस किताब का नाम है 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी। इस किताब में लेसन से ज्यादा, सोल्यूशन से ज्यादा चैलेंजेस को बयान किया गया है। उनका एम्फेसिस ज्यादा मसाइल के ऊपर है, ना कि उनके सोल्यूशंस के ऊपर। तो ये आज का बुक रिव्यू था। अपना फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा, आपको ये बुक रिव्यू कैसा लगा, और आप मज़ीद किस बुक के ऊपर चाहते हैं कि मैं अपना थॉट आपसे शेयर करूं। मैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए बुक रिव्यू के साथ आपके सामने हाजिर हूँगा। बहुत शुक्रिया।